नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नौकरी वाला में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में लगातार रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सौर ऊर्जा यानी कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसे हरे पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? हरे पौधों में। और इसमें क्या होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एलिमेंटस नामक पुस्तक के लेखक हैं यूक्लिड। अब मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एलिमेंटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड। भारी जल का क्वथनांक होता है। सबसे पहले ये जाने कि भारी जल क्या होता है। तो भारी जल को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है D2O। जो ये D होता है ड्यूटेरियम, ये भी एक तरह का हाइड्रोजन ही होता है। जिस तरह से जल में नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, उसी तरह से जो भारी जल होता है इसमें ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। ऐसे समान जो हाइड्रोजन होते हैं उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन भारी जल वाले हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है। यूरेनियम का जब रेडियो एक्टिव विघटन पूरी तरह से हो जाता है तो अंतिम में क्या बनता है? सीसा, लेड, जिसका रासायनिक फार्मूला पीबी होता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने एक बहुत ही फेमस फार्मूला दिया था, E = mc², जहाँ पे E क्या है? एनर्जी, M क्या है? मास, द्रव्यमान। ठीक है, और C क्या है? प्रकाश की चाल। तो ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। भारी जल यानी कि D2O की खोज किसने की थी? AC यूरे ने। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसका खोज 1931 में हुआ था। ऐसे तत्व जिनके नाभिक में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन कहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। विश्व में हाइड्रोजन, विश्व में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पे हीलियम। अगर ब्रह्मांड का बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पे हीलियम, ये दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है। तो देखिए, ऐसे आपको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उसमें ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो क्या होता है? चार्जलेस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही न्यूट्रॉन अगर नाभिक के बाहर निकलता है तो फिर वो रेडियोधर्मी बन जाता है, यानी कि उससे फिर रेडिएशन तैयार करने लगता है। और आपको पता होगा कि चाहे तो परमाणु बम हो या परमाणु संयंत्र, जो परमाणु बिजली घर होता है, दोनों में इसी तरह के न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो ये तीन कण जो है वो मूल कण कहलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कण हैं, जैसे पाई मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, लेकिन ये तो तीन कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे हम लोग मूल कण कहते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए, जो हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार ही तैयार किया गया है।
और आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने तैयार किया है? मोसले ने, जो कि परमाणु क्रमांक के सिद्धांत पर आधारित है। इसके पहले बहुत से वैज्ञानिक ने जो परमाणु को सजाया था तो परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर सजाया था, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो सबसे सटीक है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए, पहला कक्षा में अधिकतम संख्या 2 हो सकता है और दूसरा कक्षा में अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर पहला का बात करें तो पहला में अधिकतम 2 होगा और दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है। किसका संख्या? तो परमाणुओं की संख्या। आपने पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो केमिकल समीकरण होते हैं, केमिकल इक्वेशन, उसे बैलेंस किया जाता है। तो जितना परमाणुओं की संख्या स्टार्टिंग में होता है उतना ही अंतिम में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बैलेंस कहते हैं। तो परमाणुओं की संख्या अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में बराबर होता है। तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्व में जितने भी आपको धातु और अधातु हैं, जैसे कि लोहा, हाइड्रोजन, कॉपर, है ना, सोना, चांदी, तो सबका अपना एक रासायनिक सूत्र है, सबका रासायनिक नाम है। जैसे कि सोना को हम लोग बोलते हैं Au, चांदी को Ag, लोहा को Fe, कॉपर को Cu, हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, सोडियम को Na, है ना। उसी तरह से हर एक अणुओं के जो यौगिक हैं उनके भी अपने रासायनिक सूत्र हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना, मीथेन CH4। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक के सिद्धांत पे। और आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोसले। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है तो प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो तंबाकू में निकोटीन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, वही जो है शरीर का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है तो यूरिया जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक है, आपने ऐसे भी यूरिया का नाम जरूर सुना होगा, भले आपने किसी दूसरे उर्वरक का नाम, दूसरे फर्टिलाइजर का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आपने यूरिया का नाम जरूर सुना होगा, है ना, टीवी पे या फिर किसी अपने जो गांव वाले साथी से या कहीं पे भी। ठीक है, तो यूरिया सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने पे रबर कठोर हो जाता है तो सल्फर के द्वारा हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण का मतलब होता है रबर को कठोर बनाना। क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो रबर होता है वो काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है, पहले तो अगर रबर प्राकृतिक रूप से देखें तो दूध के जैसा होता है ना, फिर बाद में वो जब जमता है तो फिर तभी काफ़ी मुलायम होता है। तो चूँकि उतना मुलायम रबर को हम लोग कहीं पे यूज नहीं ला सकते हैं तो उसे हम लोग कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। जो रबर प्राकृतिक रबर होता है जो वृक्ष से पाया जाता है तो वो आइसोप्रीन के द्वारा वो बना होता है। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। किसी भी सेल में
जो रिचार्जेबल सेल होता है या नॉन रिचार्जेबल सेल हो, जो भी सेल हो, अगर वो काम कर रहा है यानी कि उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा कहीं ना कहीं भंडारित है, वही रासायनिक ऊर्जा जब बाद में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में बदल कर कोई ना कोई उपकरण चलाने में, टॉर्च या मरकरी या जो भी घड़ी जो भी चलाने में यूज आता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पानी में जैसे लोग नमक मिला देंगे तो पानी का क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब पानी का पहले 100 डिग्री पे खोलता है तो फिर पानी 100 से ऊपर खोलने लगेगा ना, 102, 4, 5 है ना, 105, 6, 7 के आसपास में खोलने लगेगा। और उसी तरह से हिमांक बिंदु भी घट जाएगा। द्रव जिस स्थिर ताप पे जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं द्रव का हिमांक। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है सड़े अंडे की। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैसों का ग्राम अनुक आयतन होता है 22.42 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अक्रिय गैस अणुओं के सबसे बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैवर विधि में तैयार किया जाने वाला उत्प्रेरक है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अमोनिया बनाने का हैवर विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज में आता है, तो लोहा, Fe। अगर ये पूछे कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो स्पीड है उसे बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, लेकिन अंत में वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया का स्पीड को घटा या बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है पोटेशियम। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है, हीमोग्लोबिन के। समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में प्रयोग होता है नियॉन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOClCl। बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट सोने में होता है, तो चूँकि सोने 24 कैरेट का होता है, तो 18 कैरेट अगर उसमें सोना है तो बाकी 6 कैरेट का कोई अन्य धातु है। ठीक है, तब तो हो गया 18 और 6 24। अगर हम परसेंटेज वाइज करें तो 18 कैरेट सोने में 75% सोने का भाग होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में कोई चांदी बिल्कुल भी नहीं होता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है। 22 कैरेट सोने में 92% सोना होता है। बाकी का 24 कैरेट में 22 कैरेट सोना हो गया, 2 कैरेट कोई और दूसरा धातु हो गया। ठीक है, इसलिए 92%। अगर परसेंटेज में देखें तो 92% सोना होता है, बाकी के 8% कोई दूसरे धातु होते हैं। 24 कैरेट सोने की शुद्धता होती है, तो सोना 24 कैरेट का ही होता है। तो 24 कैरेट सोना अगर कोई है तो बिल्कुल 100% प्योर है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है
क्रोमियम की मात्रा। कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर को कहा जाता है आवेग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है और घर्षण कम है तो हमारा पैर उस पर ज़्यादा स्लिप करेगा तो हम उस पर चल नहीं पाएंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। देखिए वस्तु की मात्रा चाहे कोई वस्तु 2 किलो हो 5 किलो हो, लेकिन उसका अंदर का जो घनत्व है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 किलो लोहा है और 5 किलो लोहा का कोई ढेला है, कोई टुकड़ा है, तो दोनों का जो आंतरिक घनत्व है बिल्कुल बराबर रहेगा अगर दोनों प्योर है तो। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है अपसर्प तरंगे। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक यूनिट है ना। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं तो एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई टोटल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c का क्या मतलब है तो यहाँ पे c का मतलब प्रकाश की गति है, E का मतलब ऊर्जा यानी कि एनर्जी है और m का मतलब द्रव्यमान यानी कि मास है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, या अगला हम लोग लगभग में बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पे आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भूतुल्यांकिलिक उपग्रह की गति समान होती है पृथ्वी के दैनिक गति के। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो त्वरण होता है समान होता है। ठीक है, अगर बिल्कुल शून्य अवस्था है मतलब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल शून्य है तो दो वस्तु चाहे वो उसका घनत्व कुछ भी हो और उसका आयतन कुछ भी हो, है ना, वो दोनों जब गिरेगा तो समान त्वरण से ही गिरेगा। मतलब कि शून्य की अवस्था में वस्तु का आयतन और उसका घनत्व उसके त्वरण से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। वेंटूरी मीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा और जब लिफ्ट नीचे आ रहा होगा तो व्यक्ति का भार उसके खुद के भार से भी कम महसूस होगा। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, ठीक है। 9 चूँकि त्वरण का जो मापक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है तो यहाँ पे सेकेंड के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और वो पृथ्वी कक्षा में इस तरह से लगाए जाते हैं कि जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है तो वो उपग्रह भी 24 घंटे में पृथ्वी का घूर्णन पूरा कर लेगा, है ना। यानी कि हम उसे जिस जगह पे एक बार रख देंगे किसी भी पृथ्वी किसी भी हिस्से का पिक्चर लेने के लिए या वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो उपग्रह लगातार वहीं पे बना रहेगा। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर
तो देखिए अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, सरफ। तो सरफ मिलाने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव है यानी कि सरफेस टेंशन है वो घट जाता है, और सरफेस टेंशन के कमने के कारण ही कपड़े साफ हो पाते हैं। केसी तत्व कहा जाता है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार। वायुमंडलीय दबाव की प्रथम बार गणना किया था वॉन ग्यूरिक ने। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलीयता बढ़ती है। संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। ऊंचाई पे खाना देर से बनता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कमता है, और वायुमंडलीय दाब कमने से जो पानी का क्वथनांक है यानी पानी को उबलने का जो तापमान है वो भी कम जाता है। तो पहाड़ पे क्या होता है कि पानी 70-75 डिग्री के आसपास खोलने लगता है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है खाना जब हम लोग मान लीजिए उसमें चावल डाले हैं तो चावल मान लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग अगर नॉर्मल कंडीशन में उसे मैंने खोलाते हैं तो वहाँ पर 70 डिग्री पे ही खोल रहा है, ठीक है। तो इससे चावल पकने में क्या होगा, बहुत समय लगेगा। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन है चॉल्स के नियम का। जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का कहते हैं गलनांक। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हैं हीरा और ग्रेफाइट। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है जिसके कारण लाल रंग को काफ़ी दूर से देखा जा सकता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। कॉस्मिक किरणें की खोज की थी विक्टर हेस ने। धूप के चश्मे का पावर होता है तो धूप के चश्मे में पावर नहीं होता, वो 0 पावर का होता है, यानी कि 0 डायोप्टर का होता है। चश्मे का जो लेंस का हम लोग पावर को नापते हैं वो डायोप्टर में नापते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।